Hello, my dear passionate NEET aspirants. Welcome back to Magnet Brings IIT JEE NEET. मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर के लिए एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ लिया था, प्रीवियस दो सेशन में मैं कहना चाहूंगी। पहले सेशन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लिविंग बीइंग, लाइफ और लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकंड सेशन में हमने पढ़ा कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्लैडिस्टिक्स क्या होता है, और उसके बाद हमें किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो है वो क्यों करना जरूरी होता है और कैसे करते हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग का जो कंसेप्ट है वो कितने टाइप का होता है, क्यों जरूरी है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस किस टाइप के नेम्स होते हैं, इस बारे में। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन सारे नॉमेनक्लेचर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वापस से रिमाइंड कराने के लिए कि आपका नीट कोर्स का जो मॉड्यूल है वो क्या रहेगा। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, फिर हम डीपीपी पे जाएंगे जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, फिर हम जाएंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू पर। उसके बाद जो भी एक चैप्टर से रिलेटेड पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं, उनके नाम, उनके काम और किस ईयर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इस बारे में, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नीट में डायरेक्टली साइंटिस्ट के नाम से, ईयर से या उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद तो उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी पड़ेगी, अलग से करनी पड़ेगी। उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, डाउट को करेंगे सॉल्व, वीकली टेस्ट पेपर बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस कैसे, पेपर अपने को पेपर कैसे देना है, पैटर्न कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, इस बारे में भी बात होगी। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन होगा और उसके बाद होगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इतनी चीजें करनी है हमको, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या क्या है। पहला पॉइंट कहता है द फॉलोइंग has been practice of providing scientific names to the organism। कौन कौन सी प्रैक्टिस हुई जब हम नेमिंग पर गए? तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ। जब हम बोलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब होता है, rather I'll do this, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। तो ऐसा नॉमेनक्लेचर जहां पर 2, 3 से अधिक नाम होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉली इज फॉर मेनी, नोमियल इज फॉर नेम, नोमियल इज फॉर नेम, ठीक है, और नॉमेनक्लेचर मालूम है। तो हमने पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करी, तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है जब हम नोट्स में लिखेंगे कि पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। तो 3 नाम जिसमें दिए गए हों एक ही चीज को, एक ही इंसान को, एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही प्लांट को, एक ही फंजाई को, अगर 3 एक साथ वर्ड्स प्रेजेंट हैं उस नाम में, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और अगर प्रेजेंट है 2 नाम, बाय का मतलब होता है 2, अगर प्रेजेंट है 2 नाम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग में, तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इतना तो इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं साइड हो जाती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम आप साइड नहीं देते हो, आप इतना लिख सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ अब हमें मालूम है कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज हुआ। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जहां कई सारे नाम थे, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जहां पर सिर्फ देयर वर 3 नेम्स, एंड देन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वेयर वर
2 नेम्स। इसके बाद हमें एक एक करके इनको करना है डिस्कस। तो सबसे पहले ये जो हम बोल रहे हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर क्या है? हालांकि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में भी कुछ बातें बताई थी, पर आज नॉमेनक्लेचर को डेडिकेटेड हमारा ये सेशन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। नाउ अच्छा, क्वेश्चन आते हैं, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नॉमेनक्लेचर से हमारे स्कूल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएगा, राइट? सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यूज। अब हम बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। जब भी देखो घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो क्या होता है भाई, नाम रखा जाता है। मम्मी पापा पहले से नाम सोच रहे हैं, बुआ पहले से नाम सोच रही है, मामा पहले से नाम सोच रहे हैं, बच्चा कह रहा है तुम कुछ भी सोच लो, दोस्त मेरे जो बुलाएंगे वो तो मेरा वही नाम इम्पोर्टेंट है। चलो, अब मम्मी पापा सबने, भैया घर वालों ने मिल करके नाम सोच लिया, है ना, नाम सोच लिया। अब बच्चा पैदा हुआ तो बुआ ने, मामा ने जो भी सोचा होगा, मम्मी पापा ने कहा नहीं, हमको तो यही नाम रखना है, हमें तो यही वाला नाम पसंद है। अब उसका रख लिया नाम, ठीक। अब वो नाम थोड़ा बड़ा था तो स्कूल के लिए अलग रख लिया। मम्मी ने कहा घर में ये नाम रखेंगे, घर में छोटा नाम होना चाहिए, तो घर में भी एक नाम रख लिया। दोस्तों के पास गए, दोस्तों ने एक नाम रख लिया। दोस्त अलग ही चलते हैं, वो जो तुम्हारा नाम है उसका तोड़ मरोड़ के अलग ही कुछ नाम बना देते हैं, तो उनने भी एक नाम रख लिया। तो नाम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? घर वालों ने घर में क्यों अलग नाम रखा? पहला स्कूल वाला क्यों नहीं चलाया? दोस्तों ने अलग नाम क्यों रखा? देखो, स्कूल वाला जो नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ भर लोग उसी नाम से जानते हैं। मम्मी पापा घर में जो नाम बुलाते हैं वो किस लिए होता है? फैमिली के लिए होता है, तो वो यूजुअली छोटा होता है, ईजी टू स्पीक, राइट। और फ्रेंड्स के साथ अलग नाम, वो भी ईजी टू स्पीक। अब ये जो नाम है ये हमारी आइडेंटिटी है ना, इस नाम से हम पहचाने जाएंगे। हो सकता है दो एक जैसे नाम भी हों, कई सारे एक जैसे नाम हो सकते हैं, रवि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आकाश बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है कि एक ही जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम भी हों। तो हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उसके पीछे एक दूसरा नाम लगा देंगे, टाइटल लगा देंगे, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तुम आकाश यादव हो, तुम आकाश दुबे हो, तुम आकाश मिश्रा हो, तो हमने अलग अलग टाइटल से पहचान लिया। तो हमें मालूम है कि नाम जो होता है वो पहचान बनाने के लिए मदद करता है ना, आइडेंटिटी देता है। अब ये नाम कैसे दिया हुआ? हमारी जो बायोलॉजी है वो जब नेमिंग करती है, तो अभी तो हम सर चलो आपकी और हमारी बात कर रहे थे, अब जब बायोलॉजी नेमिंग करती है तो वो कैसे नेमिंग करती है? वो प्लांट्स के लिए भी नेमिंग करेगी, एनिमल्स के लिए भी नेमिंग करेगी, प्रोटिस्टा के लिए भी नेमिंग करेगी, फंजाई के लिए भी नेमिंग करेगी। सो इट इज गोइंग टू गिव नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हर ऑर्गेनिज्म को नाम देगी हमारी बायोलॉजी। व्हाट डज इट से? इट इज प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड है ऑफ नेमिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया, प्रोटिस्ट को नाम दे दिया, फंजाई को नाम दे दिया, प्लांट्स को दे दिया और एनिमल्स को दे दिया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या देने वाले हैं? साइंटिफिक नेम्स देने वाले हैं। जब मैंने आपसे बोला था कि नॉमेनक्लेचर नेमिंग का कंसेप्ट होता है, नॉमेनक्लेचर नेमिंग का कंसेप्ट होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो तरीके के नाम होते हैं। पहला होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम को वर्नैक्युलर नेम भी कहते हैं, वर्नैक्युलर नेम भी कहते हैं। जो किसने रखा होता है? कॉमन नेम यूजुअली दिया जाता है हमारे लोकल पीपल के द्वारा, लोकल पीपल में, फिर लोकल अच्छा आई राइट इट, लोकल लोग देते हैं, जिस जगह का वो पेड़ है, जिस जगह का वो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ के लोगों को जो वो दिखा, जैसा काम कर रहा था वैसा उसको नाम दे दिया। लोकल पीपल उसे नाम देते हैं कॉमन नेम को। और कहाँ पर देते हैं? लोकल प्लेसेस में, जहाँ उनके आसपास जो भी प्लेसेस होंगी उसमें। और ये होता कैसा है?
लोकल पीपल ने दिया, लोकल प्लेस पर दिया, और होता कैसा है, लोकल लैंग्वेज में होता है। अगर कोई मराठी वाली जगह पर होगा, मतलब कि महाराष्ट्र साइड होगा तो मराठी में दे देंगे, पंजाब साइड होगा पंजाबी में नाम दे देंगे। तो लोकल लैंग्वेज में होता है, लोकल लैंग्वेज में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो कॉमन नेम्स होते हैं ये किस क्राइटेरिया पर दिए जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का अपन ने एक्सटर्नली देख लिया कैसा दिख रहा है, तो फंक्शन के बेसिस पर और एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। तो फंक्शन एंड एक्सटर्नल फीचर्स, इन सारे बेसिस पर नाम दिए जाते हैं कॉमन नेम। अब बात आती है कॉमन नेम के अलावा हमने एक और बात करी थी और हमने बोला था कि साइंटिफिक नेम भी होते हैं। क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम भी होते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करती हूं, साइंटिफिक नेम्स की बात करती हूं, तो ये देता कौन है? वो तो लोकल पीपल देते थे, लेकिन जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो दिए जाते हैं किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये कौन देता है? साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट देते हैं। कौन सी लैंग्वेज में देते हैं? अगर प्लांट हुआ तो बायोलॉजिकल मेथड यूज होगा, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। और अगर एनिमल हुआ 1 मिनट, अगर ये एनिमल हुआ तो फिर जूलॉजिकल मेथड चलेगा, जूलॉजिकल मेथड, जूलॉजिकल वर्ड्स यूज होंगे। अगर प्लांट है तो बोटैनिकल वर्ड्स यूज होंगे नाम देने के लिए। अब आप बोलोगे मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटिस्टा और फंजाई, उनके लिए अलग से नाम दे देंगे, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएगा? इसमें ही आ जाएगा, जूलॉजिकल वाले में ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। लैंग्वेज हमें पता चल गया। जैसे ये लोकल प्लेसेस के लिए कॉमन नेम होते थे, वैसे ही साइंटिफिक नेम कौन सी जगह के लिए होते हैं? इंटरनेशनल नेम्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली फेमस होते हैं। अगर मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिया में मैग्नीफेरा इंडिका है तो वो हर जगह किसी भी कंट्री में चले जाओ वो मैग्नीफेरा इंडिका ही कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू दी नॉमेनक्लेचर जो साइंटिफिक है, ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये कैसे होते हैं? ये इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल नेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो है, ये वो चीजें हैं जो हमने पिछले अपने सेशन में जब नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था तो वहां पर समझ ली थी। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड, नेमिंग का मेथड होता है जहां पर किस किस को नाम दिया जाता है। किस किस को नाम देते हैं बताओ जरा, फिर से ध्यान से देखना, ठीक है। किस किस को नाम दिया था हमने नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने नॉमेनक्लेचर में नाम दिया। फिर हमने नाम दिया प्रोटिस्ट को, प्रोटिस्ट के बाद हमने नाम दिया फंजाई को, फंजाई के बाद हमने नाम दिया प्लांट्स को, प्लांट्स के बाद हमने नाम दिया एनिमल्स को, ठीक है। ये हमने इतने नाम दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या जरूरत है साइंटिफिक नेम्स देने की। एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश, नेम्स आर एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस पॉइंट में क्या याद रखना है? डिस्टिंग्विश करने के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाम एनिमल का है, कौन सा नाम प्लांट का है, कौन सा नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है? तो हमें प्लांट में भी जब जाना है तो 2 प्लांट अलग अलग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? प्लांट तो सारे ही हैं, लेकिन किस तरीके का प्लांट था? क्या वो निमैटोफोर था? निमैटोफोर में भी क्या कैटेगरी थी? वो कौन सी स्पीशीज का पौधा है? तो ये सारी चीजें हमको अगर जाननी है, डिस्टिंग्विश करना है, तो साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिस इज ट्रू फॉर एनिमल एंड प्लांट एज वेल। तो ये जो है ये डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया हमारे एनिमल्स पर भी लगेगा और प्लांट्स पर भी लगेगा, दोनों पे लगेगा,
दोनों में ही हो सकता है। उसके बाद नेमिंग स्टार्टेड विथ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। नेमिंग सबसे पहले चालू हुई कहाँ? नेमिंग स्टार्टेड विथ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज जब भी इंट्रोड्यूस हुई तो सबसे पहले नेमिंग का क्राइटेरिया आ गया। नेक्स्ट इज सच नेम्स वर कॉल्ड कॉमन नेम्स। अब ये जो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज है यही जुड़ता है कॉमन नेम से। तो कॉमन नेम के बारे में सब कुछ हमने डिटेल्स यहां पर डिस्कस करी कि कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है और साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब बात करेंगे कि एडवांटेजेस कॉमन नेम के क्या होते हैं, है ना। तो क्या एडवांटेजेस हैं? इजी लैंग्वेज में होते हैं क्योंकि लोकल लैंग्वेज है, मैंने आपको अभी बताया। यूजुअली शॉर्ट होते हैं, लोकल पीपल ने बनाए हैं तो ऐसे ही बनाएंगे ना, जल्दी से बोल पाए अपन उसको। दूसरा, लर्न टू स्पीक एंड राइट, इजी होता है याद करने में और लिखने में। नेक्स्ट है फेमिलियर टू पीपल, जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों से फेमिलियर होता है कॉमन नेम। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब डिसएडवांटेजेस होते हैं कॉमन नेम के। जैसे अगर हम ये बात करें, अगर हम यहाँ पर ये मुद्दा ले आए कि हम क्यों कॉमन नेम ही नहीं देते, क्यों हमें साइंटिफिक क्राइटेरिया पे जाने की ज़रूरत है, तो कॉमन नेम के जितने एडवांटेजेस हैं, जितने आप यहाँ पर एडवांटेजेस देख रहे हो, मतलब 4 एडवांटेज हमको दिख रहे हैं, है ना। हम चारों को एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि जब आप इसको नोट करोगे तो आपको इजी रहेगा। इजी लैंग्वेज में होते हैं, उसके बाद शॉर्ट होते हैं, उसके बाद स्पीक एंड राइटिंग, स्पीच एंड राइटिंग के लिए इजी होते हैं और फेमिलियर होते हैं। ये 4 शब्द आपको एडवांटेजेस में याद कर लेने हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो पहला डिसएडवांटेज आता है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्रिएचर्स विच आर स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट और हैव नो यूटिलिटी और अकर इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस हैव नो कॉमन नेम। देखो एक बात समझो, कॉमन नेम तो आप उसे दोगे जो आपके आसपास प्रेजेंट है। हो सकता है ह्यूमन से डरने वाला कोई ऑर्गेनिज्म, या ह्यूमन के यूज का जो नहीं है वो ऑर्गेनिज्म, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, तो वो ह्यूमंस के आसपास वाले हैबिटेशंस में, हैबिटाट में, ह्यूमन के आसपास के एनवायरनमेंट में जन्म नहीं लेते। वो कहीं दूर दराज किसी जगह पे जन्म ले रहे हैं जहाँ ह्यूमंस नहीं रह रहे हैं तो 1 आध 2 हैं, वो भी वहाँ के लोकल पीपल नहीं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा चल रहा है। तो उस जगह पर कौन जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कौन नाम देगा? अगर हम कॉमन नेम पर रिलाय करने लगे तो यहाँ पर इनसफिशिएंसी हो जाएगी। जो ऑर्गेनिज्म आपके आसपास यानी कि कॉमन मैन के आसपास नहीं है उसके नाम का क्या होगा? वो तो वहां पर तो नाम ही नहीं जाएगा, तो इनसफिशिएंसी, उसके नाम की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इनसफिशिएंसी नहीं चाहिए तो हम एक ग्रुप बना लेंगे। तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तुमको दूर रहना है, दूसरी जगह जाके रहना है, रहो। हमने तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है? अच्छा, यहां पर आप क्या अंडरलाइन कर लोगे? आपके लिए क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्रिएचर विच आर स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, हैव नो यूटिलिटी और अकर इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस, हैव नो कॉमन नेम्स। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। क्रिएचर्स जो स्मॉल हैं, किसी यूटिलिटी के नहीं है, किसी काम के नहीं है, अकर इन और फार हैं, दूर हैं। ठीक है, कहाँ से? ह्यूमन हैबिटेशन से, तो उनका कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक, इतनी चीजें मैंने बोल दी। मल्टीप्लिसिटी, द सेम एनिमल और प्लांट इज नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड। मतलब एक कोई, देखो, सेम एनिमल या प्लांट ले लिया, या तो एक जैसे प्लांट या एक जैसे एनिमल ले लिए, इज नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम, उनके अलग अलग कॉमन नेम हैं अलग अलग जगह पे। तो अब अगर मेरे यहाँ पर मैंगो को आम बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मराठी में भी आम बोलें, या ज़रूरी नहीं है कि मलयालम जो लैंग्वेज है वहाँ पर भी, साउथ में भी हर लैंग्वेज में, कन्नड़ में बोल रहे हैं आम, ज़रूरी तो नहीं, वहाँ कुछ और बोल सकते हैं। तो एक ही चीज़ के अलग अलग जगह पर कई सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी।
मल्टीप्लाई हो जाते हैं नाम, ठीक है, एक ही चीज के 4 अलग जगह पे 4 अलग अलग नाम हो गए, तो ये भी एक गलती है। तो यहां पर आपको क्या अंडरलाइन करना है, known by different common names and different countries where different languages are used, ठीक है, तो different common name है, ठीक है, different common name है, different countries है, different languages है, जिसमें यूज किया गया है एनिमल और प्लांट को नाम देने का प्रोसेस। फिर आता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी इंपॉर्टेंट है। वन कॉमन नेम में रेफर टू मोर देन वन एनिमल और प्लांट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इम्पेटेंस बाल्समीफेरा की बात करें, जो मतलब बाल्सम कहलाता है, या हम मिमोसा पुडिका की बात करें जो क्या कहलाता है, सेंसिटिव टच मी नॉट प्लांट, दे हैव सेम कॉमन नेम टच मी नॉट। मिमोसा पुडिका जब हम बोलते हैं तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि वो छुई मुई का पौधा है, टच मी नॉट है, लेकिन उसके अलावा ये टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका तो साइंटिफिक नेम हो गया, लेकिन टच मी नॉट तो कॉमन नेम था। और टच मी नॉट ना कि सिर्फ मिमोसा पुडिका के लिए यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर इम्पेटेंस बाल्सेमिनिफेरा यानी कि बाल्सम। तो आपने ये देखा कि एम्बिग्विटी हुई, दो अलग अलग पौधे हैं, उनको एक ही कॉमन नेम दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गई, एम्बिग्विटी। नेक्स्ट इज, और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अनसाइंटिफिक बेसिस पर ये नाम दिया गया है। कॉमन नेम्स लैक साइंटिफिक बेसिस एंड दे में इंडिकेट सुपरफिशियल कैरेक्टर। ये सिर्फ सुपरफिशियल यानी कि ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर दिखाते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फिश। तो क्या वो फिश फ्लाई कर रही है, फ्लाइंग फिश तो कॉमन नेम हो गया, क्या वो फिश फ्लाई करने वाली है, नहीं करने वाली, रख दिया। वहां के लोगों को लगा अरे ये ऐसे ऐसे उड़ती हुई सी दिखती है, वहां से पानी में से निकल के ऐसे जाती है, हमने बोल दिया फ्लाइंग फिश हो। या हमको देखकर ऐसी लग रही थी बाहर से कि हाँ ऐसा कुछ लगता है कि इसके पास फेदर्स हो सकते हैं, बोल दो इसको कि ये फ्लाइंग फिश है, पर वो एक्चुअली में फ्लाई कर रही है क्या, नहीं कर रही। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है फ्लाइंग फिश का या फिर पॉलीएस्टर का। पर्ल पॉलीएस्टर को अपना जबरदस्ती नाम दे दिया क्योंकि पर्ल मिल रहा है तो पर्ल पॉलीएस्टर का, उसका पर्ल में कोई लेना देना नहीं था, जबकि उसका वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं था नाम देने का। तो ये जो अनसाइंटिफिक बेसिस है ना, ये बाहर से देख के दे दिया, लेकिन जब हम साइंटिफिक बेसिस पर जाते हैं तो हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं नाम देते वक्त, आइए उसको दोहराते हैं। तो हम देखते हैं साइंटिफिक नेम्स के लिए हम क्या देखते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया अनसाइंटिफिक बेसिस है। हम देखेंगे साइंटिफिक नेम्स जब हम देते हैं तो हम क्या क्या क्राइटेरिया देते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक नेम्स में हम क्या क्या देते हैं। कमेंट में लिखकर बताओ मुझे कि हम साइंटिफिक नेम्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। कम ऑन, राइट इट फास्ट, लिखो फटाफट से। लिख दिया, ठीक है। अब चेक करो क्या आपने यही लिखा है। साइंटिफिक नेम जब देते हैं तो एनाटॉमी देखते हैं, एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। फिर हम इकोलॉजी की स्टडी भी तो करते थे। इकोलॉजी का मतलब होता है क्या इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। तो हम साइंटिफिक नेम्स में जहां पर इतनी चीजें देख रहे हैं, यहां पर हमने कॉमन नेम में क्या देख लिया, अनसाइंटिफिक बेसिस हमने सिर्फ बाहर से देख लिया क्या कैसा है, क्या कर रहा है, बस, और नाम दे दिया। अभी इस पर हम जाएंगे, आगे भी बात करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि एक जगह हमको इतनी सारी चीजें चाहिए और हम अनसाइंटिफिक बेसिस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर आता है फैंटास्टिकलनेस, यानी कि कॉमन नेम्स में भी फैंटास्टिक बट विदाउट सिग्निफिकेंस, बहुत अच्छे लग सकते हैं पर कोई सिग्निफिकेंस उनका नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लड सकर की बात करें लिजर्ड कैलोट्स के लिए, लिजर्ड कैलोट्स को ब्लड सकर कॉमनली बोल दिया, मजा तो बहुत आया, वाह यार क्या बोल रहा है, ब्लड सकर, खून पीने वाला, लेकिन क्या उसका कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया है, क्या वो नाम जस्टिफाइड है, वो नहीं है, क्योंकि आपने जो देखा बस वो उतना बोल दिया, तो दैट इज नॉट इनफ। नेक्स्ट, रॉन्ग इंप्रेशन।
रॉन्ग इंप्रेशन मतलब कॉमन नेम्स में भी मिसलीडिंग कॉमन नेम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग फिश बोल रहे हैं तो क्या वो डॉग जैसी है? नहीं। सिल्वर फिश बोल रहे हैं, क्या उसमें सिल्वर का कोई क्राइटेरिया है? नहीं। जेली फिश बोल रहे हैं तो क्या उसमें जेली का कोई क्राइटेरिया है? नहीं। वो सिर्फ दिख वैसी रही है इसलिए ऐसा बोल दिया। तो ये सारे नेम्स मिसलीडिंग हो सकते हैं भाई। हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि डॉग फिश फिश नहीं है, डॉग है, वो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये डॉग है या ये फिश है। सिल्वर फिश में ये सिल्वर का क्या मतलब है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, तो ये जो नाम होते हैं ये रॉन्ग इंप्रेशंस देते हैं। आपने कॉमन नेम अपनी लैंग्वेज में रख तो लिए लेकिन वो गलत इंप्रेशन बनाते हैं। ठीक, उसके बाद डिफरेंट मीनिंग्स कॉमन नेम्स में मीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्न को तो जानते हैं ना, कॉर्न का नाम सबने सुना है, पिज्जा में यूज हो रहा है, ठीक है, कॉर्न हर जगह यूज हो रहा है, हर टाइप से अलग अलग चीजों में यूज होता है। लेकिन कॉर्न जो है वो क्या कहलाता है? कॉर्न का अलग अलग मीनिंग बताऊं? अगर आप इंग्लैंड चले जाओगे और वहां जाके, हमारे लिए क्या है इंडिया में कॉर्न का मतलब क्या है? भुट्टे का दाना है ना, भुट्टा। तो अगर आप इंग्लैंड चले जाओगे तो वो लोग बोलते हैं कि कॉर्न जो है वो व्हीट है, उनके लिए कॉर्न का मतलब होता है व्हीट। और अगर आप वहां चले जाओगे यूएसए में तो उनके लिए क्या है? मेज। तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। एक ही नाम के दो जगह पर दो अलग अलग मीनिंग मिल रहे हैं, तो ये डिफरेंट मीनिंग्स बोला गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न इज व्हीट इन इंग्लैंड एंड मेज इन यूएसए। तो ये क्या हो गया हमारा? डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट है फ्रेश नेम्स। फ्रेश नेम्स का मतलब क्या है? न्यू कॉमन नेम्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एट विल नॉर ओल्ड नेम्स कैन बी चेंज। ऐसा नहीं है कि आप उसकी न्यूनेस के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हो। ना तो आप जल्दी जल्दी नाम बदल सकते हो, ना जल्दी जल्दी चाहते हुए किसी का नाम खत्म कर सकते हो। आज से डॉग फिश को डॉग फिश नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिश बोलेंगे। ऐसे आपके कहने से थोड़े होगा। बाकी उस एरिया के जितने लोग हैं उन सबके लिए तो वो डॉग फिश ही है, वो तो डॉग फिश ही बोलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस हो गए कॉमन नेम के। आई होप अभी तक आपको सारे डिसएडवांटेजेस रीजन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ गए हैं। ठीक है, तो जब हमें मालूम है कि इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं कॉमन नेम पर, तो व्हाई टू गो फॉर कॉमन नेम? वी विल गो फॉर साइंटिफिक नेम। जब साइंटिफिक नेम की बात आती है तो आता है एक जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देखो, इट यूजेस 3 वर्ड्स। सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था, इट यूजेस 3 वर्ड्स फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली एनिमल्स। ज्यादातर स्पेसिफिक किस चीज के लिए यूज होता है? एनिमल के लिए ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे होमो सेपियन सेपियन, होमो सेपियन सेपियन ह्यूमन बींग्स को कहते हैं। तो होमो सेपियन सेपियन 3 हो गया। नाजा नाजा वैसे 2 बार होता है, पर नाजा 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 भी बोलते थे, तो वो फिर 3 बार हो गया, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। इट इंक्लूड्स जेनेरिक, जीन का नाम होता है, जेनेरिक नाम होता है जीनस का, और इसमें सबस्पीशीज एपिथेट भी इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न मैन, देखो मॉडर्न मैन इज कॉल्ड होमो सेपियन सेपियन। तो इसमें जेनेरिक नेम भी क्या क्या इंक्लूड करते हैं ट्राइनोमियल में? मैं यहां लिख रही हूं, ध्यान देना। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है जेनेरिक नेम, इसमें इंक्लूड होता है स्पीशीज का नाम, स्पीशीज नेम। और यही नहीं कि सिर्फ स्पीशीज सबसे छोटा मतलब कि ऐसा ग्रुप है जहां पर मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, उससे भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेंगे? सब स्पीशीज में। तो ये जो है ये सब स्पीशीज को भी इंक्लूड करता है, ये सब स्पीशीज को भी इंक्लूड करते हैं। अगर मैं जेनेरिक नेम बोलूंगी, अगर मैं जेनेरिक नेम की बात करूंगी, ठीक है, तो अगर मैं होमो सेपियन की बात करूं तो ये जो होमो है ये हमारा जेनेरिक नेम ही है। फिर सेपियंस जो है वो हमारा स्पेसिफिक स्पीशीज का नाम है। ठीक है, उसके बाद फिर से सेपियंस लिखा है तो वो भी हमारी सब स्पीशीज है।
ठीक है, तो ये जो है ये कौन है, ये कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, जहां 3 चीजें इंक्लूड हो गई, वो हो गया हमारा क्राइटेरिया जो क्या कहलाता है, जो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये 3 चीजें इंक्लूड हुआ करती थी। क्लियर, क्या क्या इंक्लूड होता था, जेनेरिक नेम, स्पीशीज का नाम और सब स्पीशीज नेम। ठीक है, यहां पर मैं सब स्पीशीज नेम भी लिख देती हूं, सब स्पीशीज बुरा मान गई भैया, फिर नेम कंप्लीट। ठीक है, तो जहां पर आप ये लिखोगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, वहां पे लिखो इट यूजेस 3 वर्ड्स। कौन से 3 वर्ड्स, जेनेरिक, स्पीशीज, सब स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियन, सेपियन, और जहां जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम, सब स्पीशीज नेम लिखा है उसमें यहां पर ऊपर लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी उसके साथ में लिख दो। ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैडम, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्लस लिनस। पिछले सेशन में भी इनकी बात हुई थी, जो क्या कहलाते थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और मैंने कहा था कि इससे हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है। तो ये जो कार्लस लिनस थे, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते थे, इनकी पहली बुक का नाम था हॉर्टस अपलैंडिकस। अब ये देखो, ये पूरे है ना, ये पूरे अपने किस लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक, इनकी पहली बुक का नाम था हॉर्टस अपलैंटिकस। 1751 में इन्होंने बुक लिखी फिलोसोफिका प्रोटैनिका। फिर 1753 में इन्होंने प्लांट्स के लिए बुक लिखी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटरम। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको इंट्रोड्यूस जहां कराया था, वहां कुछ बेसिक चीजें बताई थी, अभी डिटेलिंग। फिर एनिमल्स के लिए इन्होंने बुक लिखी, वो कहलाई सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है सर कार्लस लिनस के। किसी भी बुक के नाम को किसी भी ऑप्शन में इंक्लूड करके पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बता दो ये सारी बुक के जो नाम लिखे हैं ये ट्रू हैं कि नहीं, स्टेटमेंट सारे ट्रू हैं कि नहीं। ईयर गलत दे दिया तो ईयर ये है, ये ईयर्स हैं। ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना, जब ये बुक लिखने बैठे इन्होंने बुक लिखते गए 3 अलग अलग बुक बना दी, और 50s में 1750s में ही तीनों बुक दे दी थी। कौन कौन सा 50s में याद रखना है, 17 याद रखना है और 50 याद रखना है। 50 में कौन कौन सा, 51 में, 53 में, 58 में। ठीक, पहले प्लांट आता है, फिर एनिमल कर देंगे, ऊपर फिलोसोफिका प्रोटैनिका कर देंगे। ये सारी बात हुई किसके बारे में, कार्लस लिनस सर के बारे में। अब इसमें होता क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट्स। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो इसमें 2 ही कंपोनेंट तो यूज होंगे, सही बात है, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम यानी कि जीनस का नाम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज का नाम। अब कई बच्चे जब एनसीईआरटी में देखते हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट लिखा हुआ है तो डर जाते हैं, अरे मैम ये क्या है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो स्पीशीज लिखा है। स्पेसिफिक एपिथेट इसीलिए बोला है क्योंकि हम उस नाम को रेफर कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। दैट इज ओनली अ स्पेसिफिक यानी कि स्पीशीज का नाम। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है मैंगनीफेरा इंडिका, लिन। अब अगर इसमें लिन लग गया तो ये 3 का हो जाता, लेकिन इसमें एक बात मुझे आपको बतानी है, इसीलिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें से ये जो मैंगनीफेरा इंडिका है, मैंगनीफेरा इंडिका, थोड़ा सा और मैं इधर से लिखती हूँ, नहीं तो ये पूरा आएगा नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, मैंगनीफेरा इंडिका लिन। ठीक, अब यहां पर
एक अलग बात है। वो अलग बात क्या है मैडम? अलग बात वो ऐसी है कि ये जो मैंगनीफेरा लिखा है, ये जो इंडिका लिखा है, ये जो लिन लिखा है, तीन नाम तो दिखते हैं, पर यहाँ पर एक अलग चीज क्या है कि मैंगनीफेरा जो है वो जीनस है। ठीक है, वो क्या है? जीनस है। और अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। ठीक है, तो फिर मैडम ये लिन क्या है? लिन डिनोट करता है साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया, तो उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम मैंगनीफेरा इंडिका ही बोलते हैं। ठीक, तो देखो नाउ सी व्हाट डज इट से। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? मैंगनीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज नेम। लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस। लिन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कार्लस लिनस, जिन्होंने पहली बार इसे स्पीशीज को करा था डिस्कवर। क्लियर? तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में स्पीशीज, अब ये बात याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएटिंग बात है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज लिखी जाती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस और स्पीशीज ही लिखते हैं, पर कभी कभी किसी किसी चीज में उस साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व रहता है जिसने पहली बार इसको नाम दिया था। यार पहली बार किसी ने अगर कोई काम किया है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में ही अगर आप इंप्रेस हो गए हो, पहली बार उसने इतना बड़ा काम किया है उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, तो क्यों उसे पहचान नहीं मिलनी चाहिए? जो पहली बार आगे आएगा उसे तो पहचान मिलेगी मिलेगी। आप में से जो आपके घर में पहली बार डॉक्टर बनेगा उसकी देखो अलग ही चार्म होगा, और जो बाद में बनेगा उसके लिए भी बहुत सारा काम होगा, है ना। तो ये हमें समझ में आया कि मैंगनीफेरा इंडिका के आगे लिन लिखा है तो लिन साइंटिस्ट का नाम है। मैम हम ये एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? प्रैक्टिस से। कोई भाई पूरी दुनिया में जब चैप्टर चालू किया था ना, तभी कह दिया था कि अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे या हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, यानी कि कैटेगराइज ग्रुपिंग करेंगे ऑर्गेनिज्म की, तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप नहीं किया जा सकता। मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, कुछ को किया गया है, और उन कुछ स्पीशीज में, कुछ मिलियन स्पीशीज में से हमें बहुत ही छोटा सा सम पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा सम पढ़ना है, तो हमें उन नाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिए हैं नाम बस वही। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि मैंने आपसे चालू करते वक्त, जैसे मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो मैंने ये बोला कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए। और वो रूल क्या बोलते हैं कि नाम को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। क्या रूल मतलब क्या है कि अगर इंडिया में कोई लिखेगा तो भी वो फॉलो होगा, अगर अमेरिका में कोई लिखेगा तो भी वो फॉलो होगा, जापान में कोई लिखेगा वो तो भी वो फॉलो होगा। तो वो क्राइटेरिया इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने का हर जगह फॉलो होता है। और वो क्राइटेरिया क्या है? अब इस पे आपके स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये वैसे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको मैंने बता दिया, आप चाहो तो इसको लिख के रख सकते हो। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स क्या होते हैं वो देखो। साइंटिफिक नेम्स जो है वो लैटिन में या लैटिनाइज्ड होते हैं। मैडम लैटिन में ही क्यों होते हैं? इंग्लिश में क्यों नहीं रख लिया? इंग्लिश में रख लेते तो फिर भाई इंडियंस कहने लगे हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो फिर इंग्लिश में क्यों रखा? इंग्लिश में हिंदी में रखो, लड़ाई होती। हिंदी में रख लेते तो भाई अमेरिका वाले बोलते नहीं इंग्लिश में रखो, फिर इंग्लिश में भी कौन सी वाली इंग्लिश में रखें, है ना। फिर सबकी लड़ाई हो सकती थी अलग अलग लैंग्वेज में। वो कोई और बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बता रहा है, अलग अलग लैंग्वेज बता रहे हैं, तो ये क्या होता? एक मुद्दा हो जाता कि यार नहीं ये ऐसा क्यों है, हमारा नाम क्यों नहीं रखा, हमारा झंडा पहले लगाओ, ये सब हो जाता। तो क्या किया कि लैटिन में ही नाम दिए गए, लैटिन लैंग्वेज में। वाई? बिकॉज लैटिन जो होती है इट इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब जिसको कोई अब यूज नहीं करता, और जब यूज ही नहीं होती तो लड़ाई किस बात की? जब कोई बोलता ही नहीं है तो कौन आगे आएगा? कोई नहीं आएगा। तो एक डेड लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, इसीलिए इस लैंग्वेज में ही नाम दिए गए साइंटिफिक, ताकि उसमें आगे पीछे कभी भी कोई चेंज ना आए।
ठीक है, वरना इंग्लिश में भी तो कितने सारे चेंज आते हैं, हर बार इंग्लिश में कोई डिक्शनरी में नया वर्ड ऐड होता ही होता है। आप अगर वो उठाकर देखोगे अपना ग्राफ तो आपको पता चलेगा कि हर बार कोई नया वर्ड ऐड हो रहा है डिक्शनरी में। तो इंग्लिश में भी चेंज आता है, हिंदी में भी चेंज आ सकता था, फिर उधर संस्कृत आ जाता। तो क्या करा कि सब कोई लड़ाई नहीं करेगा, डेड लैंग्वेज में नाम देंगे, जिसको कोई बोलता ही नहीं है उस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो लैटिन विच इज अ डेड लैंग्वेज, उसमें नाम दिए गए एंड रिटन इन इटैलिक्स। और जब इसको बुक में प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स के फॉर्म में ही प्रिंट करते हैं। साइंटिफिक नाम है इज्जत से, ठीक है। उसके बाद जब हैंड रिटन होता है तो दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। मतलब अगर मैंने लिखा पैंथेरा टाइगरिस, टाइगरिस, तो मुझे ये लिखने के बाद पैंथेरा को अलग से और टाइगरिस को अलग से अंडरलाइन करना है। जहां पर पैंथेरा का पी मैं कैपिटल लिख सकती हूं क्योंकि ये जीनस का नाम है, पर स्पीशीज के नाम में टी जो है वो मुझे स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। ये भी रूल है। एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछते हैं तो ये पैंथेरा टाइगरिस एक्चुअली में कॉमन नेम होता है टाइगर का। तो वहां पर पूछा जाता है कि नाम कैसे लिखोगे। तो एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते वक्त याद रखना है कि पैंथेरा टाइगरिस ऐसे लिखा है। हो सकता है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से लिखने के बाद दे दिए गए हों कि इसमें से कौन सा सही पैटर्न है। तो वो अगर इटैलिक्स में प्रिंट हुआ है, प्रिंट अगर हो रहा है तो इटैलिक्स में होगा, तो इटैलिक्स वाला ही आंसर सही होगा। अगर हैंड रिटन की बात आएगी तब जाके ये क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, पहला वर्ड जेनरिक नाम होता है। तो इसमें से पैंथेरा जो है वो जेनरिक नेम ही है, पैंथेरा जो है वो जेनरिक नेम ही है, और टाइगरिस जो है वो स्पीशीज का नाम है। यानी कि मैं इसको अगर ये लिखूं तो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा कि ये जो है ये जीनस है, ठीक है। अब बात आती है कि जीनस नेम पहले आएगा, जेनरिक नेम पहले लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमने तो पहले ही लिखा है, पैंथेरा लिखा तो है। उसके बाद सेकंड वर्ड जो रहेगा वो स्पीशीज का नाम रहेगा, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोलते हैं। अब स्पेसिफिक एपिथेट पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विथ स्मॉल लेटर। जीनस का नाम कैपिटल लेटर कैपिटल पी से चालू होगा, जब स्पीशीज लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और जब हैंड रिटन लिख रहे हो तो उसे अंडरलाइन करेंगे। पर इसका खास ध्यान रखना है कि जीनस और स्पीशीज के नाम में ये अंडरलाइन एक साथ नहीं हो सकती, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, इस चीज के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जीनस अलग है, स्पीशीज अलग है। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या है, कैसा है, क्यों बना है, क्या क्राइटेरिया था। लेकिन पैंथेरा और टाइगरिस क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं तो उनको अलग अलग लिखकर अंडरलाइन करेंगे, और टाइगरिस कंटिन्यूएशन है पैंथेरा का तो स्मॉल लेटर यूज होगा, ठीक। अब ऑथर का नाम अगर है तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख दो। वहां पे लिखा था ना मैग्नीफेरा इंडिका लिन, तो एब्रीविएशन में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है जिसने पहली बार उस चीज की डिस्कवरी की हो। एब्रीविएटेड फॉर्म में छोटा सा लिख दिया लिन, कार्लेस लिनस पूरा नाम था, लिन लिख दिया। तो एब्रीविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, क्यों दे रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम्स आर स्मॉल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सॉरी सेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तो सेम है, तो आप कहीं भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम इसको कैसे याद रखना है, इतना सारा मत याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि एडवांटेज जो होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो ये है कि ये सेम है सब जगह, पूरी दुनिया में सेम है, चाहे आप कहीं भी जाओ। नेक्स्ट, दे आर डेफिनेट एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, तो ये जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। पूरी दुनिया में पूरे यूनिवर्स ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। All newly discovered plants and animals can be named, classified and described easily. अगर कोई newly discovered
आता है, चाहे प्लांट या एनिमल, तो आप उसे बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हो, बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो और डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब यहां पर हमने पूरे नॉमेनक्लेचर को कर लिया है कंप्लीट। एग्जाम्पल्स में नाजा नाजा बाइनोमियल का एग्जाम्पल, होमोसेपियन सेपियन ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, लिखना कैसे है पैंथेरा टाइग्रिस लिख के बताया। उसके बाद हमने क्या देखा कि कैसे रूल्स होते हैं, उसके बाद हमने देखा क्या जरूरत है बाइनोमियल की, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से मेजर क्वेश्चन बनता है वो साइंटिस्ट के बारे में है, सर कार्लस लिनस के बारे में, जो हमने इस सेशन में डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के टॉपिक्स लेकर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए इतना बाय हार्ट कर लेना है, आपके और मेरे इंटरैक्शन के लिए लाइक जरूर कर देना है, लाइक करना ही है, सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है, तभी वो वर्चुअल ग्रुप बनेगा जिसकी लाइव सेशन में हमने बात करी थी कि भाई वर्चुअल ग्रुप बनाओ, तभी कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट पढ़ाई का विचार बना रहेगा, आप कभी नहीं हिलोगे अपने मुद्दे से। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दो अपने उन ग्रुप्स में जिनसे मिलकर आप डिस्कस, वो जो एक जब बड़े लोग बैठते हैं तो वैसी ही बातें होती हैं, वैसे ही अच्छे विचार होते हैं। और कोई अगर मतलब ऐसे ही है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं, उसके पास नॉलेज नहीं है। ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो कैसे हैं, बहुत एंथुसियास्टिक है। तो हम भी अपने मोटिव को लेकर अलर्ट रहेंगे एट ऑल टाइम्स। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपको मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर मिल रहा है 100% फ्री कोर्स, वो भी नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए घर बैठे, यानी कि ऑनलाइन। तो इतना तो हमको करना ही है। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थोड़ा सा अप्रिसिएशन जो चाहिए वो यहीं से आ जाएगा, है ना। अगर हम आपके लिए मेहनत करें, मैं आपके लिए मेहनत करूं, तो मुझे भी अप्रिसिएशन यहीं से मिलेगा। मैं और भी अच्छी मेहनत आपके लिए कर सकती हूं, और आपको और अच्छी मेहनत मेरे साथ मिलके करनी है उस नीट के गोल को पूरा करने के लिए, उस व्हाइट कोट तक पहुंचने के लिए। अगेन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप स्टडीइंग टिल देन। थैंक यू।